अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, और हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स बनाई थी, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था कि वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स होंगे। आज हमने यही देखना है कि राइबोसोम होते क्या है। आइए देखते हैं राइबोसोम क्या होता है। देखें राइबोसोम्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको राइबोसोम्स नाम देने की वजह क्या है, रीजन टू नेम। देखिए राइबो मीन्स आरएनए। अब आपको पता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं, तो वो वाला राइबो न्यूक्लिक एसिड जो राइबोसोम का हिस्सा होगा उसको आप आरएनए कहते हैं या राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और सोम का मतलब होता है बच्चे बॉडी, ऐसी बॉडी जो राइबो न्यूक्लिक एसिड से बनी हो उसको आप क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, क्योंकि जो आरएनए है ये एक न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए यहां पे वर्ड इस्तेमाल हुआ राइबो न्यूक्लियो। साथ में प्रोटीन कहा गया कि राइबो न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ इसमें प्रोटीन भी है, इसीलिए हम इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहते हैं। Why it is called ribonucleoprotein particle? Because it is composed of 60% ribosomal RNA and 40% proteins, which is why it is called as ribonucleoprotein particles. देखिए बच्चे, राइबोसोम्स कहाँ पे पाई जाती है? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का अमल हर ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, चाहे वो यूकैरियोट से बिलोंग करता हो या प्रोकैरियोट से बिलोंग करता हो, तो इसीलिए ये ऑर्गेनेली हर सेल में पाई जाती है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया, इट इज फाउंड इन ऑल सेल वेदर द सेल इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। फिर देखिए बच्चे, क्योंकि इस ऑर्गेनेली की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए ये ऑर्गेनेली बाकी ऑर्गेनेली से साइज में छोटी होती है, और यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का एक जो डिफरेंस वो ये भी है कि प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, तो राइबोसोम की कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ये प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, और यही वजह है कि ये दूसरी ऑर्गेनेलीज से साइज में छोटी भी है, क्योंकि इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन है। तो बिकॉज इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इट इज स्मॉलर देन अदर ऑर्गेनेलीज, यानी ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ऑर्गेनेली है जिसको किसी मेम्ब्रेन ने सराउंड नहीं किया, तो वो राइबोसोम है हमारे पास। अच्छा, अब ये सेल में पाई कहां पे जाती है? देखिए बच्चे, हमारे पास दो किस्म के सेल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। एक को आप क्या कहते हैं बच्चे, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, एक को आप यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं उसको देखें, तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका साइटोप्लाज्म है, सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो राइबोसोम्स हैं ये फ्रीली फ्लोट करते हुए नजर आएंगे, या फ्रीली मूव करते हुए या डिस्पर्स हुए साइटोप्लाज्म में फैले हुए नजर आएंगे। तो इसलिए हम लिखते हैं इन प्रोकैरियोट्स इट इज फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यूकैरियोट्स की बात करें तो हम कहते हैं कि या तो ये, जैसे ये मेरे पास एक एनिमल सेल है, या तो ये इसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होंगे। दूसरा हमने कहा था कि इनके अंदर एक ऑर्गेनेली मौजूद है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, एक को हमने कहा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को हमने कहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दूसरी इनकी जो लोकेशन है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं।
अच्छा, तो देखिए बच्चे, इन यूकैरियोट्स इधर दे आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म और दे आर अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे फर्क आ जाता है। जैसे हम कहते हैं जी कि राइबोसोम का काम क्या, प्रोटीन बनाना। तो देखिए बच्चे, हमारे पास यूकैरियोट्स में राइबोसोम की दो लोकेशन है। एक तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स है, दूसरा हमने कहा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है। तो डेफिनेटली ये दोनों राइबोसोम प्रोटीन तो बनाएंगे। अब इन दोनों के प्रोटीन में क्या फर्क है? देखिए, वो वाले राइबोसोम जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये वो प्रोटीन बनाते हैं जो सेल ने अपने लिए इस्तेमाल करनी, यानी इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल करनी। ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो भी प्रोटीन जो भी राइबोसोम अटैच है, वो वाली प्रोटीन बनाएंगे जिसने सेल से बाहर इस्तेमाल है। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन free protein synthesized by free ribosome and the protein synthesized by ribosome attached with rough endoplasmic reticulum। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चे, डेफिनेटली इनका काम प्रोटीन बनाना है, तो इनकी जो तादाद उन सेल्स में ज्यादा होगी जो ज्यादा प्रोटीन बनाएंगे। जैसे आपने पेनक्रियाज पढ़ा हुआ है, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, आप कहते हैं ये जो है ना वो ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। अब एंडोक्राइन इसका क्या फंक्शन है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाना। डेफिनेटली इंसुलिन और ग्लूकागॉन दे बोथ आर प्रोटीन इन नेचर, तो दे आर मोस्ट अबंडेंट इन दो सेल्स दैट आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे ब्रेन सेल्स को बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए होती है, इसी तरह पेनक्रियाज जो मैंने अभी आपसे कहा ये ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट करता है और एज ए एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन भी एक्ट करता है, तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है। तो वो दोनों प्रोटीनेशियस हार्मोन है। तो वो सेल जिन्होंने प्रोटीन की ज्यादा सिंथेसिस करनी है, उनके अंदर इनकी तादाद क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखें, राइबोसोम बनते कहां पे हैं, ये इकट्ठे कहां पे होते हैं? देखिए बच्चे, राइबोसोम जो यूकैरियोट्स के हैं, ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। ये न्यूक्लियोलस क्या है, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। हमने कहा था न्यूक्लियस के अंदर एक या दो डार्कली स्टेन्ड बॉडीज होती है, उनको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलाई कहते हैं। तो ये यहां पे बनते हैं, असेंबल भी यहां पे होते हैं। अब हमने कहा ये किस किस चीज से मिलके बने होते हैं? राइबोसोम और प्रोटीन से। देखिए बच्चे, प्रोटीन बनने के अमल को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोम की जो प्रोटीन है ये साइटोप्लाज्म में बनती है, फिर ये साइटोप्लाज्म से वाया न्यूक्लियर पोर मूव करती है न्यूक्लियस के अंदर। वहां पे ये न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद जो आरआरएनए के स्ट्रैंड हैं, उनके साथ मिलके राइबोसोम की दो सब यूनिट्स बनाती है। तो ये बात हमने ये यहां पे भी लिख दी है कि राइबोसोमल प्रोटीन्स इंटर न्यूक्लियोलस एंड कंबाइन आरआरएनए स्ट्रैंड टू फॉर्म राइबोसोमल सब यूनिट्स। अभी हम इनको देखेंगे भी सब यूनिट्स को, कि राइबोसोम की जो प्रोटीन है न्यूक्लियर पोर्स के जरिए किधर इंटर होती है? न्यूक्लियोलस में इंटर होती है। वहां पे आरआरएनए मौजूद होता है, उसके साथ कंबाइन करती है और राइबोसोम की सब यूनिट बन जाती है। फिर क्योंकि राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन बनने का अमल होता है साइटोप्लाज्म में। जब ये बन जाती है, ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के जरिए मूव करती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां पे दोनों सब यूनिट्स इकट्ठी होती है और प्रोटीन बनती है। और जब प्रोटीन बनने का अमल स्टॉप हो जाता है, तो यही दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। ठीक है। तो राइबोसोमल सब यूनिट्स लीव न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर्स इन साइटोप्लाज्म, बोथ सब यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस इज डन, बोथ सब यूनिट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, अब हमने कहा राइबोसोम की दो सब यूनिट्स हैं। एक हमने कहा कि लार्ज सब यूनिट है जो साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, और एक स्मॉल सब यूनिट है जो साइज में थोड़ी सी छोटी होती है। देयर आर टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, लार्ज एंड स्मॉल। और दोनों के साइज को डिस्क्राइब करने के लिए, या दोनों के साइज की जो यूनिट है उसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग वैल्यू या एस वैल्यू। तो सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय स्वेडबर्ग वैल्यू। अब ये स्वेडबर्ग वैल्यू, तो देखें ये सेडिमेंटेशन क्या है। चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट में हमने देखा था कि एक मशीन है सेंट्रीफ्यूज, और एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, कि अगर हमने चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी
या ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वेट सेपरेट करना है, तो हम उनको एक मशीन में घुमाते हैं जिसको हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। जो हैवी चीज है वो बॉटम पे आ जाती है और जो लाइट चीज है वो टॉप पे आ जाती है, यानी यहाँ पे लेयरिंग बन जाती है, लेयर्स बन जाती है। तो सेडिमेंटेशन कहते हैं लेयरिंग, लेयर बना। अब देखें, जब हम इन राइबोसोम की सब यूनिट्स को सेपरेट करते हैं, जो लार्जर सब यूनिट है, जब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, जो लार्जर सब यूनिट है ये बॉटम पे बैठती है क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है ये टॉप पे होती है क्योंकि इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो वही कि विच आर बेस्ड अपॉन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सेंट्रीफ्यूज। अब देखिए बच्चे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में फर्क क्या है। पहली बात आपने याद रखें, हमने कहा दो सब यूनिट्स है, स्मॉल सब यूनिट। यूकैरियोट्स में उसका साइज 40s है, यानी एस क्या है यहाँ पे स्ट्रैटबर्ग वैल्यू, और प्रोकैरियोट्स में उसका साइज जो है ना वो 30s है। जबकि लार्ज सब यूनिट की बात करें, यूकैरियोट्स में 60s है और प्रोकैरियोट्स में 50s है। देखिए बच्चे, जब ये दोनों अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ, जो यूकैरियोटिक है ये टोटल जो इसकी वैल्यू है वो 80s हो जाती है और प्रोकैरियोट्स की 70s हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 40 और 60 तो 100 होता है, ये 80 कैसे आया, इसी तरह 50 और 30 तो 80 होता है, 70s कैसे आया। देखिए, आप दो सॉफ्ट बॉल ले लें, इनको इकट्ठा करें, थोड़ा सा प्रेस करें, आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला बॉल है उसमें थोड़ी सी डिप्रेशन बन जाएगी। और जैसे ये देखें, ये मैं कहता हूं कि मैंने दो बॉल्स को कंप्रेस किया है, ये जो बॉल है दूसरा, ये इसके बीच में आ जाता है ऐसे। लेकिन जो ही मैं इनको सेपरेट करूंगा, अलग करूंगा, कि ये जो डिप्रेशन है ये दोबारा से फिल हो जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएंगे। और अब इनका साइज क्या होगा, दोनों का जब अलग होंगे तो ये बड़ा होगा। लेकिन जो ही दोनों ने कंबाइन किया तो इसकी वजह से इनका साइज क्या आ जाता है, छोटा आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही है, जब ये अटैच होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं बच्चे, ये स्मॉल हो जाते हैं। लेकिन जो ही सेपरेट होते हैं तो ये इनका जो साइज है वो क्या हो जाता है बेटा, बड़ा हो जाता है। अब राइबोसोम का काम क्या है, देखें, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। दे आर प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी फॉर सेल। अब ये प्रोटीन बनती कैसे है, इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए बच्चे, प्रोटीन बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक मैसेंजर आरएनए, जिसने डीएनए से मैसेज लेके आना है प्रोटीन बनाने के लिए। दूसरा ट्रांसफर आरएनए, जिसने साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को उठाना और राइबोसोम के ऊपर जो है ना वो अटैच करना है ताकि उनको जोड़ के प्रोटीन बनाई जा सके। और तीसरा राइबोसोम, ये जगह प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब देखिए बच्चे, ये समझें कि ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये बाहर सारा जो है आपके पास साइटोप्लाज्म है। ये डीएनए है, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, डीएनए से आरएनए बनने के अमल को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डीएनए के पास मैसेज है, इसको मैसेंजर आरएनए या आरएनए बनाने की क्या जरूरत है, डीएनए खुद ही क्यों नहीं साइटोप्लाज्म के पास आ जाता है ताकि यहीं से प्रोटीन बनाई जा सके। देखिए, डीएनए कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं आता, वो इसलिए कि साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा जो कैटालिटिक एंजाइम मौजूद होते हैं जो डीएनए की ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो अब अगर डीएनए बाहर आ गया, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो सेल के पास जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा। तो जेनेटिक मटेरियल के बगैर सेल कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए डीएनए क्या करता है, ये मैसेज जो है ना वो किस सूरत में भेजता है, ये मैसेंजर आरएनए की सूरत में भेजता है और ये बाहर आ जाता है किधर, साइटोप्लाज्म में। जो ये साइटोप्लाज्म में आता है तो इसके साथ सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट बाइंड करती है और साथ ही में राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट बाइंड करती है। और अब इस लार्ज सब यूनिट के ऊपर तीन साइट्स होती हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। आप इतना याद रखें, ए साइट फॉर अटैचमेंट। किसकी अटैचमेंट, जो अमाइनो ट्रांसफर आरएनए अपने ऊपर अमाइनो एसिड बाइंड करके ला रहा है, वो सबसे पहले कहां पे बाइंड करेगा, ए साइट के ऊपर बाइंड करेगा और फिर चला जाएगा पी साइट पे, पी साइट से ई साइट पे। पी है पॉलीमराइजेशन साइट, यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा बिटवीन द अमाइनो एसिड, और पेप्टाइड बॉन्ड जब बन जाएगा, जो पहला अमाइनो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड लेके आया था वो ई साइड से निकल जाएगा। लेकिन निकलने से पहले अपनी जो पेप्टाइड चेन है वो अपने से पिछले ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसफर कर जाता है। ये डिटेल से आप आगे सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, प्रोटीन बनने का अमल। अच्छा, तो ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी के कंपोनेंट्स होते हैं। अब एक टर्म इस्तेमाल होती है, व्हाट इज पोलीसोम।
देखिए बच्चे, राइबोसोम एक जगह मैसेंजर आरएनए पे बाइंड नहीं करते हैं, तो मल्टीपल साइट्स पे जो है ना वो बाइंड करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड एज पॉलीसोम। तो ये राइबोसोम से मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना वो चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।